भारतीय संस्कृति और पुरातत्व की दुनिया में जब हम झांकते हैं तो कुछ नाम हैं जो हमेशा चमकते हैं, और उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आइए आज उनके जीवन और सबसे जरूरी उनके योगदान को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर कौन थे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल? ऐसी क्या बात थी जो उन्हें इतना खास बनाती है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं मिलकर। देखिए, किसी भी महान इंसान की कहानी ना उनकी जड़ों से शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले उनके जीवन की कुछ जो बुनियादी बातें हैं उन पर एक नजर डालते हैं। डॉक्टर अग्रवाल का जीवन देखिए 1904 से लेके 1967 तक का था। अब जरा सोचिए, ये वो दौर था जब भारत एक तरफ अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था और फिर एक नए देश के रूप में अपनी पहचान गढ़ रहा था। और इसी उथल-पुथल भरे समय में वो भारत की सांस्कृतिक जड़ों को समझने और उसे दुनिया को समझाने का बीड़ा उठाए हुए थे। उनकी शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक छोटे से गांव खेड़ा से। मतलब एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय विद्या के शिखर तक का सफर, ये अपने आप में उनकी लगन और उनकी प्रतिभा की कहानी कहता है। तो अब सवाल ये है कि इतना गहरा ज्ञान, इसकी नींव कहाँ रखी गई थी? जवाब सीधा है, उनकी पढ़ाई में। आइए जरा उनकी अकादमिक यात्रा को देखते हैं। उन्होंने सिर्फ पीएचडी ही नहीं की, बल्कि डीलिट की उपाधि भी हासिल की। और डीलिट जानते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में एकेडमिक रिसर्च की सबसे ऊंची डिग्री मानी जाती है। ये अपने आप में उनकी असाधारण विद्वता का सबूत है। तो पढ़ाई पूरी हुई और इसके बाद शुरू हुआ उनका प्रोफेशनल जीवन। और ये भी किसी एक सीधे रास्ते पर नहीं चला। उन्होंने एक साथ दो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। एक तरफ वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वहां वो नई पीढ़ी को भारत की कला और संस्कृति के बारे में पढ़ा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ वो सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भी काम कर रहे थे। सोचिए, जहां उनकी एक्सपर्टीज देश की नीतियां बनाने में मदद कर रही थी। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक किताबी विद्वान नहीं थे, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता भी थे। तो हमने उनके जीवन के कुछ जरूरी पड़ाव देखे, उनका जन्म, उनकी शिक्षा, उनका काम। लेकिन ये तो सब तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। असली सवाल तो ये है कि इन सब से मिलकर जो तस्वीर बनती है, उनकी विरासत, वो क्या है? तो हम ये देखते हैं कि डॉक्टर अग्रवाल की विरासत सिर्फ उनकी डिग्रियों या नौकरियों में नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनकी असली विरासत है भारतीय संस्कृति को एक नई, एक गहरी नज़र से देखने का वो तरीका जो उन्होंने हमें दिया। उनका जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी इंसान की पहचान सिर्फ इन तथ्यों का जोड़ नहीं होती, बल्कि उनके काम और उनके विचारों का जो स्थायी असर होता है ना, उससे बनती है। और यही सवाल डॉक्टर अग्रवाल का जीवन हमारे सामने छोड़ जाता है। आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त विद्वान की जिनकी काबिलियत सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग फील्ड्स में थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की। चलिए समझते हैं उनकी इस कमाल की यात्रा को। अब यहां सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि भाई एक ही इंसान लिटरेचर यानी साहित्य और आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व, इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का एक्सपर्ट कैसे बन सकता है? इसी सवाल के जवाब में ही तो छिपी है डॉक्टर अग्रवाल की शख्सियत की पूरी कहानी। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें उनकी शुरुआत से शुरू करना होगा। देखिए, सबसे पहले और सबसे बढ़कर वो एक कमाल के निबंधकार थे, और यहीं से उनके ज्ञान के विशाल समंदर की बुनियाद रखी गई थी। उनकी खासियत क्या थी? वो एक ऐसे निबंधकार थे जो बहुत गहरे, बहुत कॉम्प्लेक्स विषयों पर सोचते थे, लेकिन उन्हें समझाते थे एकदम आसान भाषा में। जब उनके लिखे हुए निबंध पढ़ते हैं ना, तो साफ महसूस होता है कि भारतीय संस्कृति और कला की कितनी गहरी, कितनी बारीक समझ थी उनके पास। अच्छा, उनके लिखने का जो अंदाज था वो भी बड़ा अनोखा था। मतलब टॉपिक तो चुनते थे वो एकदम गंभीर, एकदम गहरे, लेकिन उनकी भाषा में एक ऐसी रवानी थी, एक ऐसा फ्लो था कि पढ़ने में मजा आ जाता था। सच कहूं तो इतनी विद्वत्ता और इतनी साहित्यिक खूबसूरती का ऐसा मेल बहुत कम देखने को मिलता है। और ये जो उनका कमाल का स्टाइल था ना, वो सबसे ज्यादा निखर कर आता है उनके लिटरेरी एनालिसिस में, खास तौर पर जब वो किसी क्लासिक रचना, किसी महान कृति को समझाते थे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। उनकी जो सबसे जानी मानी रचना है वो है पद्मावत संजीवनी व्याख्या। अब देखिए, ये सिर्फ पद्मावत का लिटरेरी एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये पद्मावत का एक बहुत ही गहरा कल्चरल एनालिसिस है।
और ये काम इतना जबरदस्त था कि इसी के लिए उन्हें 1956 में देश का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और उनका काम सिर्फ पद्मावत तक ही नहीं रुका। उन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित जैसे दूसरे बड़े ग्रंथों को भी ठीक उसी कल्चरल लेंस से देखा, उसी नजरिए से परखा। इसके अलावा उन्होंने इंडियन आर्ट और फिलॉसफी पर भी इतने कमाल के निबंध लिखे हैं जो वाकई दिखाते हैं कि उनके ज्ञान का दायरा कितना विशाल था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो चीज़ डॉक्टर अग्रवाल को सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है वो ये है कि उनका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ साहित्य की दुनिया तक ही सीमित नहीं था। तो सवाल यह है कि क्या हम उन्हें सिर्फ एक साहित्यकार कहकर उनकी पहचान को एक दायरे में बांध दें, या फिर उनकी असल पहचान इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी? जवाब बिल्कुल साफ है, वो साहित्य से कहीं आगे थे। उन्होंने आर्कियोलॉजी, पुराने सिक्कों की स्टडी यानी न्यूमिज्मेटिक्स, म्यूजियोलॉजी और आर्ट हिस्ट्री, इन सब में भी बहुत गहरा रिसर्च किया। अब जरा सोचिए ये कैसे जुड़ा हुआ है। उनका लिटरेचर का ज्ञान उन्हें कहानियों और कल्चर की समझ देता था, और आर्कियोलॉजी उन्हें उन्हीं कहानियों के फिजिकल प्रूफ यानी सबूत देती थी। मतलब ये दोनों फील्ड्स उनके लिए एक दूसरे को पूरा करती थीं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती थीं। तो फिर उनकी इस पूरी पर्सनालिटी को, इस पूरी शख्सियत को कैसे समझा जाए? देखिए, असल में उनके काम के ये जो अलग अलग हिस्से हैं ना, ये सब मिलकर इंडियन कल्चर की एक मुकम्मल, एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और यही तो सबसे कमाल की बात है कि इन सभी अलग अलग फील्ड्स के ज्ञान को मिला के डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति और कला के इतिहास की जड़ों तक, उसकी गहराई तक पहुंच पाए। उन्होंने कल्चर को टुकड़ों में नहीं देखा, बल्कि एक पूरी तस्वीर के तौर पर समझा, एक सिंगल कंप्लीट यूनिट की तरह। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के ज़माने में जब हर कोई एक स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, सिर्फ एक ही चीज़ का एक्सपर्ट, तब डॉक्टर अग्रवाल जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी स्कॉलर्स यानी कई विषयों के जानकार कितने ज़रूरी हैं, उनकी क्या अहमियत है, ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना?